गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको कल पढ़ाया था वर्ल्ड वार के जो वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद जर्मनी को किस तरह से हर्जाने के रूप में क्या क्या देना पड़ा था। अब वर्ल्ड वार में हर्जाने के बाद उसका असर जर्मनी के ऊपर क्या पड़ा, यही आज आपका टॉपिक है। द इफेक्ट ऑफ द वार, वार के क्या असर हुआ। द वार हैड ए डिवास्टेटिंग impact on the entire continent, both physiological and financially. From a continent of the creditor, Europe turned into a debitor. जो वार हुई, जो युद्ध हुआ, उससे इस पूरे यूरोप महाद्वीप को जो है उसकी जो राजनीतिक और जो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति थी वो उसने युद्ध ने बदल करके रख दी। यूरोप को एक कर्ज देने वाले कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता था जो दूसरे देशों को कर्ज दिया करता था, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद वो कर्जदारों का कॉन्टिनेंट बन गया था। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sin of the old empire. और दुर्भाग्य की बात ये थी कि जो अब नया जो वेमायर था, यानी कि वाइमर था, जो जर्मनी था, जो पुराने जो उसके ओल्ड सिंस कहा गया है यहाँ पर, पुराने जो उसके गलत काम थे उसके बदले अब नई जर्मनी को उन सब का क्या देना पड़ रहा था, जुर्माना देना पड़ रहा था जो उसने पहले किए थे। The Republic carried the burden of war, guilt and national humiliation and was financially crippled by the force to pay compensation. और जो गणतंत्र था, इस पर जो वार की गिल्ट थी, वार की गिल्ट के रूप पर में इसको जो है बहुत बड़े पैमाने पर अपना सोने के भंडार और अपने लोहे के भंडार और जो भी मतलब उसका और भी जो रिसोर्सेज थे वो उसको कंपनसेशन के रूप में देने पड़े थे, जुर्माने के रूप में देने पड़े थे। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist. अब कुछ लोग ऐसे थे जो कि वेमायर रिपब्लिक को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, और उसमें थे आपके सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेटिक। became easy target of attack in the conservative nationalist circles. और इनको जो कंजर्वेटिव लोग थे ये क्या करते थे, ये उनको जो है मतलब उनको टारगेट करते थे, उनके ऊपर जो है एक तरह से अटैक किया गया और became easy target of attack. They were mockingly called the November criminals. और उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के रूप में भी जाना जाने लगा, यानी कि वो उसको उत्तरदायित्व मानते थे। इनको कैथोलिक और जो सोशलिस्ट थे इनको वो युद्ध के लिए क्या मानते थे, जिम्मेदार मानते थे। कौन, कंजर्वेटिव्स। This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s as well as soon see. और एक तरह का बिल्कुल माइंड जो है वो सेट हो चुका था लोगों का, सिर्फ ये था जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट था वो भी पूरी तरह से क्या हुआ, उस पर भी प्रभाव पड़ा। वो कब था, 1930 की जो पूरा साल था तब तक उसका प्रभाव समाज पर देखा गया। The First World War left a deep imprint of European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. अब फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या क्या इम्पैक्ट थे, उसमें फर्स्ट था कि जो सोल्जर्स थे, सोल्जर को एक जो है जो सामान्य नागरिक थे उनसे ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, और पॉलिटिशियंस और पब्लिक जो थे, जो राजनीतिज्ञ थे, वो ये अब मानने लगे थे कि जो मेल पावर जो है कंट्री की, जर्मनी की जो मेल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग और आक्रामक होना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों से या दूसरी कंट्री से अपने देश को जो है वो डिफेंड कर सके। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। और जो मीडिया था उस समय का वो ट्रेंच लाइफ को क्या कर रहा था, ट्रेंच लाइफ के ग्लोरीफाइड यानी कि को गर्व से देख रहा था। ट्रेंच लाइफ क्या होती है बच्चों, जो फौज के जो आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो खंदक वो मतलब जो खोद करके उनमें बैठे रहते हैं और जहाँ पर वो लड़ाई लड़ते हैं उसको ट्रेंच लाइफ का नाम दिया गया है। उसको कहते हैं जो नीचे जगह में मतलब जो है खोद करके और वहाँ पर बैठ करके आगे सामने वो रखते हैं, आपने देखा होगा वार वगैरह के टाइम पर, और वो पीछे जो है उसमें बैठते हैं, उसी को ट्रेंच लाइफ के नाम से जाना जाता है। और ट्रेंच लाइफ को क्या बताया गया कि बहुत अच्छी है, लेकिन जो
सोल्जर्स थे उस समय के आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्हें पता था कि उनको किसके साथ में उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही बेकार थी, कैसी थी। उनको वहाँ पर जो अब इसमें क्या होता है बच्चों, वार जब होती है तो बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो मारे जाते हैं, और जो जीवित सोल्जर है वो अपने साथियों को मरते हुए देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है इन दृश्यों को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, कई बार फैसिलिटी नहीं होती है कि साथ के साथ डेड बॉडी को वहाँ से हटाया जाए, तो वहाँ पर चूहे वगैरह, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक जो है बहुत ही विभत्स दृश्य मतलब होता है, यानी कि उनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा अच्छी वो नहीं मानते थे सोल्जर्स जो थे। Aggressive war propaganda and national honor occupied central stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently came into being. अब क्या था, अब लोगों के मन में, जो जर्मनी के लोग थे उनके मन में यही मतलब इस चीज़ को लेकर के आक्रोश था, बहुत ज़्यादा आक्रोश बना हुआ था। और इसी का फ़ायदा उठाकर जर्मनी में डिक्टेटरशिप जो है वो शुरू हुई थी। और डिक्टेटरशिप के रूप में आप जानते ही हैं कि जर्मनी का डिक्टेटर कौन था, हिटलर था, और उसको वहाँ पर अब जन समर्थन भी मिलने लगा था। डेमोक्रेसी was indeed a young and fragile idea which could not survive instabilities of the interwar Europe. जो डेमोक्रेसी थी, इस समय पर डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं रह गया था जर्मनी में, क्योंकि जो उनकी नज़र में, जो जर्मनी के लोग थे उनकी नज़र में जो एक डिक्टेटर है यानी कि जो हिटलर है, वो उनके देश को अब आगे लेके चलने की उनकी आस थी कि अब जो हिटलर है वही उनके देश को आगे लेके चलेगा। उनके उसके अंदर उनकी विश्वास जो है वो आ गया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। द बर्थ ऑफ वेमायर रिपब्लिक कंसाइड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग स्पार्टाकिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रसिया। जिस समय ये जर्मनी का वेमायर रिपब्लिक जो है वो जन्म ले रहा था यानी कि बन रहा था, उसी समय रूस में जो है क्रांति चल रही थी, बोल्शेविक क्रांति वहाँ पर हुई थी रूस में। और इस क्रांति से मोटिवेट होकर के जर्मनी के जो स्पार्टकिस्ट लीग के जो लोग थे और जो वर्कर्स थे और सेलर्स थे, नाविक थे, इन्होंने एक अपनी लीग बनाई, इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और ये क्या करने लगे, ये जर्मनी की सड़कों पर धरना प्रदर्शन जो है वो करने लगे। दे अपोज्ड to these such as socialist, democratic and Catholics meet in Weimar to give shape to democratic republic। अब ये जो लोग थे ये क्या चाहते थे, कुछ लोग जर्मनी के थे वो ये चाहते थे कि जर्मनी में जो है वो डेमोक्रेटिक सरकार हो इस समय भी, लेकिन जो जनता थी, मेन जो जनता थी वो इस आइडिया से सहमत नहीं थी। और जो हिटलर था उसने अपनी ट्रूप्स को भेज करके, अपनी सेनाओं को भेज करके ये जो बर्लिन में जो ये प्रदर्शन हुए उनका दमन करा दिया, उनको जो है रिप्रेस कर दिया। Communists and the socialists henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler। और यहीं से कम्युनिस्ट के बीच में और सोशलिस्ट के बीच में क्या हो गया, आपस में ये एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे और ये कभी भी हिटलर के सामने जो है अब आने का साहस इनका नहीं था। Both revolutionaries and the militant nationalists craved for radical solutions। Political radicalism was only heightened by the economic crisis of 1923। अब ये जो उस समय जो 1923 में जो आर्थिक स्थिति जो हुई, तंगी, आर्थिक जो बहुत बुरी तरह से जर्मनी की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। किस वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जर्मनी को जो है अपना जो गोल्ड का उसका जो स्टॉक था वो उसको जुर्माने के तौर पर फ्रांस को और ब्रिटेन वगैरह को देना पड़ा था। और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, 1923 में जर्मनी ने इसको पे करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास आगे कोई भी मतलब जो है वेल्थ अब आगे नहीं थी। इसीलिए
जो फ्रांस था, फ्रांस ने उसका रूर नाम का जो कोयल का भंडार था उसके ऊपर क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया उसको, उसको अपने अंडर में ले लिया। और जर्मनी ने उस समय पर, अब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो जर्मनी ने क्या किया, कागज़ के नोट जो है, मार्क जिन्हें कहा गया, वो छपवाने शुरू किए। और उसने वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्क जो है वो प्रिंट करवा दिए, बहुत ज़्यादा संख्या में, जिसके कारण जर्मनी का जो मार्क था उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई। अप्रैल में यूएस डॉलर जो था वो 24,000, $1 24,000 मार्क के बराबर था। और यही जो है जुलाई में 3,53,000 मार्क $1 के बराबर थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्मनी के मार्क की वैल्यू कितनी नीचे थी, क्या हालत थी। और अगस्त में ये जो है 4 लाख से भी ऊपर चली गई और आगे चल करके बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो ख़राब हो गई दिसंबर तक चलते चलते। और एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड, अब जैसे ही मार्क की वैल्यू जो है वो गिरती गई, ढह गई, एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गई। इससे क्या हुआ, जर्मन्स जो थे वो कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई ए लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। अब क्या था ये, इसमें एक पिक्चर भी दी गई है और इसमें ये लिखा गया है कि जर्मनी के जो लोग थे वो क्या करते थे, एक कार्ट भरकर वो क्या लाते थे, मार्क लाते थे। क्या लेने के लिए, सिर्फ एक पाव रोटी खरीदने के लिए उन्हें मार्क की एक कार्ट भर करके लाना पड़ता था। और जब ये पिक्चर पूरे वर्ल्ड में दिखाई गई, मतलब सब पूरे वर्ल्ड में ये देखी गई, तो उससे जर्मनी के लिए सिंपैथी जो है वो सबके मन में आ गई। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपरफ्लेशन एंड सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फंडामेंटली हाई, और इसी को मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। इवेंचुअली द अमेरिकन इन्वेंटेड द बिल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस, इंट्रोड्यूस्ड डॉज प्लेन which revoked the term of repression or to ease the financial burden of German। हालांकि इस समय पर अमेरिका ही उसकी सहायता के लिए आगे आया और उसने एक डिवोर्स प्लान के नाम से एक प्लान तैयार किया, जिसमें उसने जर्मनी को कुछ लोन देने की पेशकश रखी।